ठीक है, पहला जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 1 कल्चर, आईएनएस कौंडिन्य, आईएनएसवी कौंडिन्य। ठीक है, तो अभी ये जो शिप है वो कमीशन की गई है, ये कमीशन की गई है इंडियन नेवी में, और ये वॉरशिप नहीं है, वॉरशिप नहीं है, ये इंडिया के एंशियंट कल्चर को प्रिजर्व कर रही है। ठीक है, जो हमारी एंशियंट शिप बिल्डिंग टेक्निक है उसको शोकेस कर रही है। ठीक है, ये ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट है। ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट मतलब 3 पार्टीज हैं इसमें, एक इंडियन नेवी, एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और एक होडी इनोवेशन करके एक फर्म है, उनके बीच में ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट के तहत इसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। ठीक है, जो ओवरऑल डिजाइन है दैट हैज बीन ऑपरेशंस दे हैव बीन ओवरसीन बाय द इंडियन नेवी। ठीक है, तो आईएनएस कौंडिन्य पूरा लकड़ी का जहाज है ये, जीएस पेपर 1 कल्चर। प्री में क्वेश्चन बन सकता है इससे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है आईएनएस कौंडिन्य से। जैसा पिक्चर में नजर आ रहा है, ये क्या है, इसमें कोई इंजन नहीं है, ये लकड़ी का है पूरा, जैसे एंशिएंट शिप्स होते थे जो आपका मास्ट के थ्रू सेल करके चलते थे, इसमें कोई इंजन नहीं है और पूरा पूरा ये लकड़ी का बना हुआ है। इसमें कीलें नहीं लगी हुई हैं, इसमें कीलें नहीं लगी हुई हैं, इसको जो आपका कोकोनट का फाइबर होता है उससे स्टिच किया गया है और रेजिन से फिल किया गया है कि पानी अंदर ना घुस पाए। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी मैरीटाइम प्रोग्रेस बहुत हमको तेजी से देखने को मिला है पिछले 200 साल में। मेटलर्जी है वो बहुत तेजी से एडवांस हो गई है, नेविगेशन है वो बहुत तेजी से एडवांस हो चुका है, इंजन्स जो हैं वो डीजल इंजन्स आ चुके हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले जो सेलिंग होती थी वो मॉनसून विंड्स को लेके होती थी। ठीक है, तो इंडियन मर्चेंट्स थे या जो आपका मर्चेंट वेसल्स थे, वो क्या करते थे, वो जो ये मास्ट है इसके थ्रू बजाय इंजन के इसको यूज करके साउथ वेस्ट मॉनसून्स हैं उनको यूज करके सेल किया करते थे इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो एंशियंट कल्चर है उसको रिवाइव करने की कोशिश, जो एंशियंट मैरीटाइम हेरिटेज है हमारा, मैरीटाइम हेरिटेज है उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई है। जीएस1 कल्चर का आर्टिकल है। हाँ, और न्यूज क्या बनी है, अभी 29 दिसंबर को ये शिप जो है कहां से चली है, इंडिया से चली है और कहां जाएगी, ओमान जाएगी। ठीक है, और प्रिसाइज होके बात करें तो पोरबंदर कोस्ट से चली है। पोरबंदर, पोरबंदर कहां पर है, गांधी जी का जन्म यहीं पे हुआ था, पोरबंदर से चली है। ओमान के जो मस्कट है पोर्ट सिटी है वहां तक ये चलेगी। ठीक है, what it is trying to showcase, it is trying to showcase india's traditional india's traditional shipbuilding shipbuilding technique। ठीक है, और ये इंस्पायर्ड कहां से है, why it is being termed as engineering marvel, ancient engineering marvel, क्योंकि इसको 5th century सी, पहले क्या कहते थे, सी को एडी कहते थे, कि अजंता पेंटिंग है, अजंता पेंटिंग है उससे एक्स्ट्रापोलेट करके क्रिएट किया गया है, उससे एक्स्ट्रापोलेट करके किया गया है। अब अजंता पेंटिंग है तो उसका नेचर क्या होगा, वो 2 डायमेंशनल होगी, 2 डायमेंशनल होगी। तो एक 2D इमेज के माध्यम से
टू डायमेंशनल इमेज के माध्यम से ये इंजीनियरिंग मार्वल क्रिएट किया गया है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग मार्वल क्रिएट किया गया है और इसको पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से ये इंडिजिनस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, पूरे इंडिजिनस तरीके से ये बनी हुई है। डायमेंशंस क्या है इसके? इट इज 19.6 मीटर लॉन्ग एंड इट्स 6.5 मीटर वाइड। बहुत बड़ी शिप नहीं है, 19.6 मीटर इंटू 6.5 मीटर इसकी विड्थ है। ठीक है, जो उसका आइडिया था दैट वाज फर्स्ट फ्लोटेड इन 2023। फिर इस पे काम शुरू हुआ है और इसको फरवरी में लास्ट ईयर 2025 में लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, फरवरी में इसको लॉन्च कर दिया गया और फाइनली ये कमीशन हो गई मई 2025 में इसको कमीशन कर लिया जाता है। ठीक है, कमीशन कर लिया जाता है कहां पे? कारवार नेवल बेस पे। ये कहां पर है? ये आपका कर्नाटक में सिचुएटेड है। ठीक है, और फाइनली दिसंबर में हमको क्या देखने को मिलता है? दिसंबर में हमको देखने को मिलता है कि मतलब दिस शिप हैज सेल्ड फ्रॉम पोरबंदर इंडिया टू मस्कट ओमान। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द शिप? क्या फीचर्स हैं इसके? डायमेंशंस मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके अलावा ये एंशिएंट शिप बिल्डिंग टेक्निक जो थी इंडिया की, टंकई सिस्टम के माध्यम से बनाया गया है। टंकई सिस्टम, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि टंकई सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, या कॉम्प्लेक्स 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन में भी आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। तो टंकई सिस्टम क्या है? एंशिएंट इंडिया शिप बिल्डिंग टेक्निक। इसमें क्या था? आपका लकड़ी के पटरे लिए जाते थे। ठीक है, लकड़ी के पटरे लिए जाते थे और उसको कोकोनट के फाइबर से जोड़ा जाता था और बीच में गैप है, पानी ना घुसे, इसलिए रेजिन्स यूज किए जाते थे। रेजिन्स मतलब गोंद यूज किया जाता था कि पानी जो है वो अंदर परमिएट ना कर पाए, अंदर घुस ना पाए। अब चूंकि लकड़ी का बना हुआ है ये, ठीक है, तो लकड़ी की वजह से एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि जब पानी की वेव चलती है तो इसमें हाइड्रोडायनेमिक्स ऐसे यूज किए गए हैं कि हल्का सा अंदर हो जाए, जिससे आगे सेल करने में इसको आसानी रहे। टंकई सिस्टम में क्या किया जाता है? टंकई सिस्टम में जो हल होता है शिप का, उसको पहले बनाया जाता है। हल मतलब क्या होता है? जो फ्रेमवर्क होता है, जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है बोट का, हल, उसको हल कहते हैं। पहले हल बनाया जाता है, उसके बाद उसमें रिब, मास्ट, ये सारी चीजें अटैच की जाती हैं। हल बनता कैसे है? हल बनता है लकड़ी से और वही कोकोनट फाइबर और रेजिन्स का यूज करके, कोकोनट फाइबर और रेजिन्स का यूज करके। ठीक है, इसमें कोई भी कील नहीं होती है, इसमें कील नहीं इस्तेमाल की जाती है। लकड़ी का है लेकिन कील नहीं इस्तेमाल की जाती है। प्लस लकड़ी का जो पटरा होता है वो यूजुअली क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, तो उसको मोड़ा कैसे जाता है? गर्म पानी डाल के। ठीक है, गर्म पानी डाल के उसको धीरे 2-3 दिन तक गर्म पानी डालते रहते हैं और फिर उसको मोल्ड किया जाता है और फिर जो रिक्वायर्ड हाइड्रोडायनेमिक्स है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड हाइड्रोडायनेमिक्स है वो अचीव किया जाता है। तो दिस इज बेसिकली टंकई सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा ये वॉरशिप नहीं है, दिस इज नॉट अ वॉरशिप। थ्रू दिस प्रोजेक्ट द इंडियन नेवी इज ट्राइंग, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ट्राइंग टू रिवाइव व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ट्राइंग टू रिवाइव द मैरीटाइम हेरिटेज। ठीक है, तो ये चल कहां से रहा है? जो आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उससे लेके जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है, ठीक है, वहां पे जो हमारे सिग्निफिकेंट रूट्स थे, जहां पर एंशिएंट ट्रेडर्स चलते थे 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, ठीक है, कौन कौन से रीजन्स थे? एक तो वेस्ट एशिया का रीजन हो गया और नीचे आ जाइए आपका साउथ ईस्ट एशिया, जो आजकल हम इनको क्या कहते हैं? आसियान कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट मौसम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, उसको भी एक तरीके से एड करेगी। प्लस कुछ एंशिएंट मोटिव्स भी यूज किए गए हैं, जैसे गांधा बेरोंडा, ये क्या है? ये इंडियन टेम्पल्स, साउथ इंडियन टेम्पल्स में जो मोटिव्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसमें गांडा बेरुंडा एक मोटिव होता है। ठीक है, जिसमें
मतलब एक स्ट्रेंथ सिंबलाइज की जाती है, और दो ईगल्स होते हैं, दो ईगल्स होते हैं, ठीक है, वो इसके मोटिव्स पे लगते हैं। साथ ही साथ सन और सिम्हा यली। सिम्हा यली क्या है? सिम्हा यली भी एक तरीके का रिलीजियस मोटिव है जो साउथ इंडियन हिंदू टेम्पल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी कैरिकेचरिंग में रखा गया है, ठीक है। साथ ही साथ एक हरप्पन स्टाइल, एक हरप्पन स्टाइल स्टोन एंकर, स्टोन एंकर भी इस शिप का पार्ट है, ठीक है। आइडिया क्या है कि एंशियंट इंडियन कल्चर को सिंबलाइज किया जाए और शोकेस किया जाए इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। इसीलिए एंशियंट इंडिया के जो मोटिव्स हैं उनको इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आइडिया इज ट्राइंग टू रिवाइव द इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, ठीक है। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया। शोकेस हेरिटेज एंड इंजीनियरिंग टू द वर्ल्ड, ठीक है। फिर क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया, इट्स अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट। किसके किसके बीच में? तीन पार्टियां रहेंगी क्योंकि ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट है। तो एक है आपका इंडियन नेवी, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तीसरा क्या है, होडी इनोवेशन, ठीक है। क्रू साइज जो है वो है 15 सेलर्स का, मतलब 15 sailors would be on board। होडी इनोवेशन ये एक फर्म है, एक फर्म का नाम है HODI, होड। इंडिया का जो एंशियंट कल्चर है, जो हमारा मैरीटाइम हेरिटेज है, अभी क्या है, अभी भी सेलिंग होती है, लेकिन सेलिंग कैसे होती है? सेलिंग होती है, मॉडर्न नेविगेशन आ गए हैं, एडवांस शिप्स आ चुकी हैं, ठीक है। मेटलर्जी बहुत ज्यादा एडवांस कर चुकी है। अब वुडन शिप्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। मेटल के बड़े शिप्स होते हैं, नेविगेशन भी एडवांस है। ये शिप कैरिकेचरिंग करने की कोशिश कर रही है कि एंशियंट टाइम्स में शिप्स कैसे सेल होते थे, हमारे जो मर्चेंट्स हैं 2000 साल पहले, 2500 साल पहले कैसे सेल करते थे, बिना इंजन के, बिना एडवांस मेटलर्जी के, ठीक है। तो शिप्स उस समय भी होते थे, सेलिंग तब भी होती थी, तो वो कैसे आते थे? वो ऐसे शिप से आते थे, ठीक है, जो वुडन शिप्स होती थी। टंकई सिस्टम इंडिया का एक एंशियंट शिप बिल्डिंग टेक्निक है, ठीक है। तो उस ट्रेडिशन को, उस टेक्निक को रिवाइव करने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसको आप कल्चरल एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, प्लस इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है आज के समय में, उसको भी एडवांस करने के तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्रू साइज क्या है? 15 सेलर्स का क्रू साइज है। ऑल्सो इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी क्यों? इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए क्योंकि इसमें देखिए, एंशियंट आर्किटेक्चर, इंटरप्रिटेशन की गई है, ठीक है। शिप बिल्डिंग टेक्निक पे वर्क किया गया है,
ठीक है। आर्किटेक्चरल इंटरप्रिटेशन इसलिए क्योंकि इसको एक 2D फिगर अजंता केव्स के एक 2D फिगर से एक्स्ट्रापोलेट करके एक एक्चुअल शिप बनाई गई है। ठीक है, तो जो पुराना आर्किटेक्चरल इंटरप्रिटेशन है वो भी जरूरी था, तो आर्किटेक्ट्स की भी मदद ली गई है, हिस्टोरियंस की भी मदद ली गई है, मॉडर्न जो शिप बिल्डिंग टेक्निक होल्ड करने वाले जो आपके वेटरन्स हैं उनकी मदद ली गई है, इंडियन नेवी की मदद ली गई है। सो दिस प्रोजेक्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। What has been the role of Indian Navy? इंडियन नेवी ने जो पूरा ऑपरेशंस हैं, पूरे ऑपरेशंस हैं और जो डिजाइन है उसको ओवरसी किया है, ओवरसीइंग डिजाइन एंड ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या है, दिस शिप इज नॉट अ वॉरशिप। ठीक है, तो इंडियन नेवी इससे मैरीटाइम हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए कमीशन किया है। ठीक है, दिस वुड ऑल्सो, और क्या सिग्निफिकेंस है इस प्रोजेक्ट का, इट वुड ऑल्सो गिव बूस्ट टू इंडिया सॉफ्ट पावर। ठीक है, हम पहले भी कई सारे इनिशिएटिव चला चुके हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोजेक्ट मौसम है, प्रोजेक्ट मौसम है। ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम क्या है, ये आर्टिकल कर चुके हैं हम, प्रोजेक्ट मौसम। हाँ, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को एक्सटेंड करने के लिए प्रोजेक्ट मौसम है वो इनिशिएट किया था। किसने इनिशिएट किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया। नाम सुन के लगेगा आपको, या जो काम है वो सुन के लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इनिशिएटिव होगा, बट इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो एक तरीके से हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो भी एक्सटेंड होगी। ठीक है, सॉफ्ट पावर एक्सटेंड होगी तो हम चाइना को भी इफेक्टिवली काउंटर कर पाएंगे। ठीक है, इंडिया की जो गुडविल है वो एनहेंस कर पाएंगे। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन significance of this particular project. Discuss how initiatives like commissioning of INSV Condé underscore civilizational depth
of India's historical engagement with Indian Ocean region and their relevance to contemporary maritime strategy. प्लस ये नाम भी जो है ना INSV कौंडिन्य। कौंडिन्य कौन थे? कौंडिन्य एक इंडियन सेलर थे जो उड़ीसा से चले थे और साउथ ईस्ट एशिया पहुंचे थे 2000 साल पहले। ठीक है, तो ये भी सिंबॉलिक है, उनके नाम पे रखा गया है। कौंडिन्य वॉज इंडियन सेलर, ठीक है, जो उड़ीसा के कोस्ट से चल के साउथ ईस्ट एशिया पहुंचे थे करीब करीब 2000 साल पहले। उन्हीं के नाम पे ये प्रोजेक्ट है वो कमीशन किया गया। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन। देख लिया? नेक्स्ट आर्टिकल है दिल्ली's PM 2.5 प्रॉब्लम। GS पेपर 3 एनवायरमेंट इकोलॉजी। ठीक, अभी देखिए दिल्ली का AQI है वो बहुत खराब है, 450 के आसपास है। ठीक है, तो इसमें कई सारे गैसेस हैं, पार्टिकुलेट मैटर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन में। इसमें आपका PM10 है, PM 2.5 है, ये भी रहते हैं। इन एडिशन टू ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे तो गैसेस हैं। इन एडिशन PM10 PM 2.5 भी रहते हैं। तो PM10 PM 2.5 क्या है? ये पार्टिकुलेट मैटर होता है जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। PM 2.5 मतलब ये 10 और 2.5 क्या है? ये साइज सिग्निफाई कर रहा है। PM 2.5 एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में सस्पेंडेड होते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग में घुस जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कई सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस टाइप की दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो अभी एक रीसेंट रिसर्च हुई है क्रिया द्वारा। क्रिया क्या है? सेंटर फॉर रिसर्च इन एनर्जी, ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक है, इस रिसर्च में ये निकला है कि सेकेंडरी एरोसोल्स जो हैं, सेकेंडरी एरोसोल्स जो हैं वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में। दे कंप्राइज ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो दो टाइप की चीजें होती हैं। एक होते हैं क्या? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या हुए? जो दिल्ली ही में पॉल्यूशन हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, उससे जो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, ओजोन निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, वहां पे भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं बहुत सारी। तो एक होता है कि जो वहां पे लोकल पॉल्यूशन है वो एमिट किया जाता है, उसको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। ये तो कंट्रीब्यूटर होता ही होता है। साथ ही में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट से अलग। ठीक है, जैसे कुछ गैसेस रिलीज हुई और वो क्या है? वो एयर में आके वो रिएक्ट करती हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, रेनफॉल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, और ये जो गैसेस होती हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी, इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रीकर्सर पॉल्यूटेंट होता है, प्रीकर्सर पॉल्यूटेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड किसी प्राइमरी एक्टिविटी से निकला उस जगह पे, और फिर क्या है? ये हवा में सस्पेंड हुआ, फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड मान लीजिए अमोनिया के साथ रिएक्ट कर गया और क्या बन गया? अमोनियम सल्फेट बन गया। तो जो अमोनियम सल्फेट बना, इन्हीं को हम सेकेंडरी एरोसोल या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं।
मतलब सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट्स हैं जो इन द फर्स्ट प्लेस जनरेट नहीं होते हैं। वो जनरेट होते हैं क्यों? वो जनरेट होते हैं कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ठीक है, कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से उनको उनको ह्यूमिडिटी या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, या मान लीजिए रेनफॉल हो गई, ठीक है, इनसे सपोर्ट मिलता है और वो प्राइमरी से सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्रिया की जो रिसर्च है वो यही कह रही है कि जो 1/3 पार्टिकुलेट मैटर है दिल्ली के एनवायरमेंट में, दिल्ली के एनवायरमेंट में जो 1/3 1/3 पोल्यूटेंट है वो आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट के नेचर के, सेकेंडरी पोल्यूटेंट के नेचर में। ठीक है, ये जो पोस्ट मॉनसून पीरियड होता है, पोस्ट मॉनसून पीरियड होता है उसमें बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं कि मतलब दे कंप्राइज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, 50%। ठीक है, और फिर क्या है, जो अब समय शुरू हो रहा है मार्च के बाद अप्रैल मई, इसमें 20-21% तक रह जाते हैं। ईयर ऑन ईयर अगर हम एग्रीगेट करके एवरेजिंग करें तो क्या होगा, 33.3% निकल के आ रहा है क्रिया के एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, अब इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट है इस समय दिल्ली में एज पर द स्टडी, वो क्या है, एमोनियम सल्फेट है। एमोनियम सल्फेट सबसे डोमिनेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, सबसे डोमिनेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, एंड इट कंप्राइजेस 1/3 ऑफ टोटल पीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड इन दिल्ली। ठीक है, बनता कैसे, हाउ इट इज फॉर्म्ड, हाउ इट इज फॉर्म्ड, तो देखिए सबसे पहले जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, वो एमिट हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड कहां से एमिट होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से हो सकता है। ठीक है, डीजल के इंजन हैं वो जलते हैं, वहां से निकलता है। ब्रिक किल्स हैं, ईंट की भट्टियां हैं, उससे निकलता है। ठीक है, इन सारी चीजों से सल्फर डाइऑक्साइड एमिट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड है वो हवा में आके ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट ऑक्सीडाइजेस इन एयर। ठीक है, कुछ फेवरेबल कंडीशन मिल गए, एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी मिल गई, एक रिक्वायर्ड बैंडविड्थ ऑफ टेम्परेचर मिल गया, तो उस बेसिस पे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये सल्फेट बन जाता है। मतलब सल्फेट फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। सल्फेट क्या है, सल्फेट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है किससे, एमोनिया से, जो ऑलरेडी दिल्ली की हवा में है। ठीक है, NH3 के लेवल्स हमको एनवायरमेंट में देखने को मिलते हैं। तो ये सल्फेट जो है सल्फर डाइऑक्साइड से निकला ऑक्सीडाइज होके, और ये फर्दर एमोनिया के साथ, हवा में जो एमोनिया है उसके साथ आपका रिएक्ट किया और बन क्या गया, एमोनियम सल्फेट बन गया। और ये बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इट कंप्राइजेस PM2.5 माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन द एयर। और जब हम सांस लेते हैं तो क्या है, ये हमारे लंग्स में आ जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा टाइप की एस्थमेटिक कंडीशन। ठीक है, ये क्या है, इट्स एयरबॉर्न, बहुत हल्के पार्टिकल होते हैं, तो दे आर एयरबॉर्न फॉर डेज, मतलब हवा में सस्पेंडेड रहेंगे। ठीक है, हवा में ये सस्पेंडेड रहेंगे। बहुत तेज कभी बारिश हो गई जो अमूमन सर्दियों में नहीं होती है, तब जाके ये सेटल होते हैं जमीन पे, अदरवाइज दे आर सस्पेंडेड इन एयर फॉर टू लॉन्ग। इसीलिए आप देखिए जो विंटर मंथ्स होते हैं, दिल्ली के जो विंटर मंथ्स होते हैं, उस समय जो AQI है इसीलिए बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत समय तक सस्पेंडेड रहते हैं। एक तो ये क्या है, दे आर एयरबॉर्न फॉर डेज बिकॉज दे आर वेरी लाइट, तो जमीन पे सेटल नहीं होता है। PM10 क्या है, PM10 भी फेटल है हमारे लिए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे हेल्थ के लिए, दैट इज ऑल्सो फेटल। बट वो चूंकि भारी होते हैं तो PM2.5 की तुलना में वो जल्दी जमीन पर सेटल हो जाते हैं। बट सो इज नॉट द केस विद PM2.5। अब चूंकि हल्के हैं, थोड़ी सी भी हवा चली तो दे हैव द प्रोपेंसिटी टू ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो इससे क्या हुआ, इसकी बाउंड्रीज बहुत दूर दूर हो जाती हैं। हो सकता है कि दिल्ली जो है, दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने यहां प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कंट्रोल कर ले, लेकिन झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़,
इन राज्यों में ठीक ठाक एमोनियम सल्फेट आपका प्रोड्यूस हो गया, वो हवा के माध्यम से कहां आ सकता है, दिल्ली में आ सकता है, ठीक है, या नॉर्थ इंडिया ट्रेवल कर सकता है। तो दिस इज हाउ दे आर फॉर्म। आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज किया एयर में, और क्या बन गया आपका, सल्फेट बन गया। सल्फेट जो है फर्दर रिएक्ट कर रहा है हवा में जो सस्पेंडेड एमोनिया है, हवा में जो एमोनिया, उससे आपका एमोनियम सल्फेट बन जाता है। फीचर क्या है इसका, इट्स एयर बॉर्न फॉर डेज बिकॉज इट्स वेरी लाइट, बहुत हल्का है, तो इट्स सस्पेंडेड इन द एयर फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट कैन ऑल्सो ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। हवा चली तो ये आपका ट्रेवल भी करता है। अब नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स एसोसिएटेड, क्या क्या कंसर्न्स हैं इसके विद दिस। एक तो इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, लार्जेस्ट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। रीजन क्या है, इंडिया में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हमको देखने को मिल रही है पिछले 20 साल में, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, अर्बनाइजेशन का पेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बढ़ी तो हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब हालांकि हम बहुत तेजी से रेन्यूएबल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हमारी डोमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन टेक्निक है वो क्या है, कोल बेस्ड पावर प्लांट ही है। कोयला आप जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। इसके अलावा व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ठीक है, ईंट की भट्टियां हो गई, इससे भी हमको ठीक ठाक सल्फर डाइऑक्साइड प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अभी क्या था, कुछ टाइम पहले ये डिसाइड हुआ था कि एफजीडीज जो हैं वो पावर प्लांट्स में इंस्टॉल करने की बात की गई थी। ये आर्टिकल भी हमने किया, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट या गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया करीब करीब 78% पावर प्लांट्स को इंडिया में, ठीक है। गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमारे जो पावर प्लांट्स हैं दे आर एडिक्वेटली पोजिशन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड ये एमिट नहीं करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना था, जो एनवायरमेंटलिस्ट था उनका ये कहना था कि ठीक ठाक, क्योंकि हमारे पावर प्लांट्स 50 साल 60 साल पुराने हैं, तो जो टेक्निक उनमें यूज की जा रही है वो बहुत पुरानी यूज की जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक यही आर्टिकल प्राइमरीली हमने किया था कि पहले बात हुई कि एफजीडी हम एग्जिस्टिंग प्लांट्स में, एफजीडीज जो हैं वो हम एग्जिस्टिंग प्लांट्स में इंस्टॉल करेंगे, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की जो टेक्निक है वो हम पोजीशन करेंगे। लेकिन बाद में पावर प्लांट्स का भी प्रेशर पड़ा सरकार पे कि भाई इसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, तो बिजली है वो और महंगी हो जाएगी, हमारे ऊपर फिजिकल प्रेशर क्रिएट होने लगेगा, तो इसकी वजह से सरकार ने एग्जम्प्ट कर दिया। इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कम होना चाहिए था वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, और इंडिया अभी लार्जेस्ट एमिटर है। दूसरी चीज क्या है, अगर हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखें सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन का, तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में है, झारखंड में है और तमिलनाडु में, ठीक है। यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये लोकलाइज्ड इवेंट नहीं बन के रह जाता है, ये नॉर्थवर्ड ट्रेवल करता है, नॉर्दर्न इंडिया में ट्रेवल करता है, और इसकी वजह से भी नॉर्दर्न इंडिया में हमको जो अभी वर्सनिंग ऑफ एयर क्वालिटी देखने को मिल रही है इंक्लूडिंग दिल्ली, उसमें इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। अभी 2024 में हमको वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट देखने को मिली है, उसमें दिल्ली को क्या कहा गया है, दिल्ली is the most polluted, is the most polluted capital of the world, capital of the world, ठीक है। तो अगर हमको इसको टैकल करना है तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, what all measures can be taken so as to bring down the level of PM 2.5 in India, particularly in North India. सबसे पहले तो हमको क्लीन एनर्जी की ओर मूव करना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी की ओर मूव करना पड़ेगा कि मैक्सिमम जो शेयर है हमारा वो एनर्जी मिक्स में रेन्यूएबल एनर्जी का रहे।
ठीक है, हम कोल पे अपना जो रिलायंस है, जो डोमिनेंट रिलायंस है, उसको हम कम करते जाएं, हम क्लीन एनर्जी की ओर मूव करें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, कोल चूंकि अभी भी मेनस्टे है इंडिया के इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी का, हम कोल से तुरंत डिहाइफनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेन्यूएबल एनर्जी जो है वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तो है, लेकिन वो महंगी भी है, जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। इंडिया क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हम तुरंत उस पर ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं। तो हमको जो मेन स्टे है, जो बैकबोन है, कुछ समय तक तो कोल बेस्ड पावर प्लांट को ही रखना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को भी धीरे धीरे और सस्टेनेबल बना सकते हैं। हम एफजीडी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज यह है कि हम वेहिकुलर एमिशन जो है उसको कर्व कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, जैसे ऑड इवन फॉर्मूला हो गया, ऑड इवन फॉर्मूला जो दिल्ली में चला था, क्या है, एक दिन ऑड नंबर प्लेट की गाड़ियां और एक दिन इवन, तो इससे क्या है, आप पर डे गाड़ियों का जो नंबर है वो हाफ करते जा रहे हैं, तो इससे भी वेहिकुलर एमिशन है वो कम होगा। दूसरा क्या तरीका है, हम सेंसिटाइज कर सकते हैं पब्लिक को कि वो भारत 6 नॉर्म की ओर बढ़े। भारत 6 क्या है, इंडिया के एमिशन नॉर्म्स हैं, गाड़ियों में पीछे देखते होंगे ना, भारत 6, भारत 4, भारत 5 इंडिया में आया ही नहीं। नितिन गडकरी जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने कह दिया भारत स्टेज 5 में हम आएंगे ही ना, हम सीधे भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 पे आ जाएंगे। तो नॉर्म्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वेहिकुलर एमिशन कम होता जाएगा। अब आप देखते होंगे गाड़ियों से काला धुआं बहुत कम निकलता है, निकलता भी है तो बहुत पुरानी गाड़ियां उससे निकलता है। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि हम धीरे धीरे भारत स्टेज नॉर्म्स में आगे बढ़ते गए। विथ एवरी सक्सेसिव नॉर्म जो पोल्यूटेंट्स है उसका एमिशन है वो कम होते जाता है। तो हम नच कर सकते हैं पब्लिक को, सरकार जो है नच कर सकती है पब्लिक को, सेंसिटाइज कर सकती है कि आप भारत स्टेज 6 पे आइए जल्दी से जल्दी। वी कैन ऑल्सो sensitize public to transition to EV, electric vehicles plus hybrid vehicles. ठीक है, फिर फेम स्कीम जो है भारत की, या कैफे नॉर्म्स हैं, इनका ठीक से पालन, ये दोनों स्कीम्स हमने कर रखी है, फेम स्कीम और कैफे नॉर्म्स। कैफे नॉर्म्स तो अभी कुछ दिन पहले ही किया था, ठीक है। ये सारी स्कीम्स हम चला सकते हैं। और बताइए, टैक्सेस, कार्बन टैक्स के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स क्या हो गया, वो इंडस्ट्रीज या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पे कार्बन एमिशन ज्यादा है उनको टैक्स करे, टैक्स करके जो फंड्स आए सरकार क्या करे, सरकार उससे ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर मूव करने में मदद करे, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स की। तो कार्बन टैक्स लगा सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, मतलब ये तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। और तरीके जैसे हो गए कि कार पूलिंग है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको मैसिव करें। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप एंड टू एंड अच्छा कर देंगे कि आप घर से निकल रहे हैं, आपको एक फीडर बस मिल रही है, आपको मेट्रो तक पहुंचा रही है, मेट्रो से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी जो है वो कम से कम निकालेंगे। हाँ, तो आइडिया इज टू मूव पीपल नॉट व्हीकल्स। अभी क्या है, आप देखेंगे 3-3, 4-4 एसयूवी है और सब में एक एक लोग बैठे हुए हैं, तो वेहिकुलर एमिशन कितना हो रहा है, 4 गाड़ियां चल रही हैं, 4 ही लोग हैं, 4 अलग अलग लोग। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप एंड टू एंड सुगम कर देंगे, ठीक है, उसमें ईज ला देंगे, तो अपनी आप लोग जो हैं वो प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर ट्रांजिशन करने लगेंगे, ठीक है। जैसे वेस्ट वगैरह में आपने देखा होगा ट्यूब्स का, बहुत वहां मेट्रोस को क्या कहते हैं, ट्यूब्स कहते हैं। ट्यूब्स का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, ठीक है। लोग डाउनटाउन में रहते हैं और जो वर्क स्टेशन है उनके वो अर्बन सेंटर्स में होते हैं, तो दे टेक 40-45 मिनट्स 1 आवर का ट्यूब जर्नी एंड देन दे रीच द स्टेशंस। बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स। लेकिन इंडिया में क्या है, अभी चूंकि हम डेवलपिंग है तो कार एक स्टेटस सिंबल की तरह भी देखा जाता है, ठीक है। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा अच्छा करते जाएंगे,
साइकिल तो हम नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ठंडी कंट्रीज हैं। हाँ वो ठंडी कंट्रीज हैं, यहाँ बनवाया तो क्या था साइकिल पथ और पथ, लेकिन यहाँ देखना है ना कि भाई व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। वो ठंडी जगह है, यहाँ चलने की जगह तो है नहीं। पता चला जा रहे हैं साइकिल से, कोई मार के चला गया फॉर्च्यूनर वाला, गायब हो गए। आए थे प्रीलिम्स निकालने, ठीक है, और लोहिया में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे जरूरत है क्योंकि वहां पे देखिए ठंडी जगह है, तो वहाँ साइकिल लोग यूज करते हैं। यहाँ 50 डिग्री 45 डिग्री हो जाता है मई जून में। एक बार साइकिल लेके जाइए, पता चला हीट स्ट्रोक से गायब हो गए। ठीक है, तो लेकिन हाँ कुछ बेल्ट्स हैं वहां पर साइकिल्स भी यूज की जा सकती हैं, कुछ सीजन्स हैं उसमें यूज की जा सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम बेटर कर सकते हैं, साथ ही साथ जैसे ये साइकिल पथ, इस टाइप की चीजें भी एक्सपेरिमेंट की जा सकती हैं इंडिया में। ठीक है, तो दीज आर द इनिशिएटिव्स विच वी कैन टेक सो एज टू ब्रिंग डाउन द पॉल्यूटेंट्स लेवल PM 2.5 PM 10। दूसरा क्या है, एनकैप जो है वो अब बहुत जल्दी रिवाइज होने वाला है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में आया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की पहल थी, NCAP। आइडिया क्या था इसका, आइडिया ये था कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो काटे जाए 20 से 30%। 2019 में आया है एनकैप, कौन लाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट लेके आई है। 2019 में आया है और इसका मंशा क्या थी, ऑब्जेक्टिव ये था कि 2024 तक जो पॉल्यूटेंट्स का लेवल है उसको 20 से 30% कम किया जाए 2017 के लेवल से, 2017 के लेवल से। बाद में इसको भी रिवाइज करके 20-30% से कितना कर दिया गया था, 40% कर दिया गया था। कम होने के बजाय क्या देखने को मिला है, ये बढ़ा है। तो फिर से सरकार क्या करने वाली है, एनकैप को रिवाइज करने वाली है। तो अब जो नया एनकैप का रिवीजन है उसमें सरकार का फोकस होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का फोकस होना चाहिए PM 2.5 पे। अभी हमारा बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहा है एग्जिस्टिंग एनकैप में PM 10 पे, तो PM 2.5 भी था एम्बिट में, लेकिन जो मेजर फोकस रहा है PM 10 पार्टिकुलेट मैटर 10 पे। जो रिवाइज्ड एनकैप आए उसमें सरकार का या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का जो फोकस है वो PM 2.5 पे होना चाहिए। सो दीज आर सर्टेन 7-8 पॉइंट्स हमने लिख लिए। दीज आर सर्टेन मेजर्स व्हिच कैन बी टेकन टू ब्रिंग डाउन द पॉल्यूटेंट लेवल इन इंडिया। ठीक है, 10 साइज है बेसिकली। जो पार्टिकुलेट मैटर है हवा में सस्पेंडेड रहता है, पार्टिकुलेट मैटर हवा में सस्पेंडेड रहता है। तो PM 10 का साइज बड़ा होगा, बड़ा है तो वो थोड़ा सा भारी होगा तो वो जल्दी सेटल हो जाता है। PM 10 भी फेटल होता है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए, वो भी एक हेल्थ हजार्ड है। लेकिन PM 2.5 और छोटा होता है, एकदम माइक्रोस्कोपिक होता है, बाल है हमारा उससे भी पतला। ठीक है, और ये क्या है, जितना पतला पार्टिकल होगा उतना वो क्या है, हवा में सस्पेंडेड रहेगा, उतना ज्यादा हम इनहेल करेंगे। तो PM 2.5 ज्यादा बड़ा हेल्थ हजार्ड है। एनकैप जो चल रहा था वो PM 10 पे ज्यादा फोकस कर रहा था। तो अब जो रिवाइज्ड, अब दोबारा से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो अब फोकस हमारा PM 2.5 पे आ जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। डिस्कस हाउ इनिशिएटिव्स लाइक कमिश्निंग ऑफ Condé underscore civilizational depth of India's historical engagement with IOR and their relevance to contemporary maritime strategy। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है और 150 शब्दों में आपको इसको लिखना है। इसमें जो पहला पार्ट है उसमें आप वो सब लाएंगे कि कैसे एंशिएंट टाइम में हम मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं वो ऑपरेट करते थे, हमारी शिप्स कैसे चलती थी। ठीक है, हमारी शिप्स कैसी होती थी, हमारा कनेक्ट किन किन रीजन से था। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले पार्ट में लिखेंगे। और दूसरा पार्ट क्या है, एंड देयर रेलेवेंस टू कंटेम्पररी मैरीटाइम स्ट्रेटजी। अभी की क्या मैरीटाइम स्ट्रेटजी है, काउंटरिंग चाइना। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए क्या है, डायमंड नेकलेस है। प्रोजेक्ट मौसम है, चाइना की हेजेमनी को काउंटर करने के लिए IOR में, इंडियन ओशन रीजन। ये फॉर्म करेगा आपका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट में आप ये सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है।